Good morning dear students, welcome to the YouTube classes of Proton Institute। मीनाक्षी शर्मा आज मैं आपके सामने नया लेक्चर लेके आई हूँ, जिसमें बेटा हमने जो प्रीवियस क्लास में फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट की थी, उसी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बाद में बेटा आज हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, मैंने शायद आपको एक क्वेश्चन भी दिया था फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में ही कि आपको इसका डाइपोल मोमेंट डिसाइड करना था, किस में से किसका डाइपोल मोमेंट यानी किसका द्विध्रुव आघूर्ण सबसे ज़्यादा होगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था और मैंने देखा कि किसी ने भी कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर नहीं लिखा। इसका मतलब आप ढंग से स्टडी नहीं कर रहे हैं। आपका कोई ना कोई तो करेक्ट आंसर आना चाहिए था ना बेटा, क्यों नहीं आ पाया? आज फिर एक और हमें और चांस दे रही हूँ कि नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसका आंसर बताऊंगी। बट एक बार आप में से जो भी वीडियो को बहुत अच्छे से देख रहे हैं तो वो खुद एक बार कोशिश करके कमेंट बॉक्स में इनके डाइपोल मोमेंट के ऑर्डर को लिखें। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे डिस्कस करूंगी, क्योंकि मैंने पहले भी देखा था उसमें किसी ने भी इसका कमेंट नहीं किया था। ठीक है बेटा, अब आगे हम स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन आपको वापस से बोल रहा हूँ, एक बार और करें आप। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या पढ़ रहे हैं बेटा हम? केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि रासायनिक गुण। हम हेलो एल्केन्स के रासायनिक गुण की बात कर रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। बेटा रासायनिक गुण में क्या होता है कि ये कौन सी रिएक्शन शो करेंगे, इनसे हम कौन से केमिकल्स जनरेट कर पाएंगे, कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हो पाएगा। तो बेटा हेलो एल्केन्स की जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है, जो अभिलाक्षणिक अभिक्रिया है कि कौन सी रिएक्शन देते हैं, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है ये रिएक्शन हमारे लिए। हेलो एल्केन्स जो है बेटा वो देते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसको बेटा हम इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन रिएक्शन या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको बेटा शॉर्ट में हम NSR भी बोल देते हैं। ठीक है, देखो जब हमने 11th क्लास में टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस की बात करी थी बेटा, उस टाइम मैंने सारे रिएक्शंस के टाइप आपसे डिस्कस किए थे, लाइक सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन, साइक्लाइजेशन, ये पॉलीमराइजेशन, ये रिएक्शंस मैंने आपको बताई थी, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और उससे पहले बेटा एक वर्ड लगा हुआ है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। देखो प्रतिस्थापन का रियल मीनिंग क्या है या सब्स्टिट्यूशन का वास्तव में मीनिंग क्या निकलता है। सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग ये होता है बेटा कि कोई भी स्पीशीज किसी दूसरी स्पीशीज को क्या कर दे, सब्स्टिट्यूट कर दे, यानी उसकी जगह खुद आकर बैठ जाए और उसको उस जगह से क्या कर दे, हटा दे। इसे कहते हैं हम सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब है अ स्पीशीज अ रिएजेंट कैन अटैक ऑन अ सबस्ट्रेट, कि जब कोई अभिक्रमक, जब कोई रिएजेंट किसी सबस्ट्रेट पे रिएक्ट करता है तो सबस्ट्रेट से किसी ग्रुप को क्या कर देगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा और उसकी जगह खुद क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। इट इज़ द रियल मीनिंग ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का ये मतलब नहीं है कि केवल जुड़ा है, कोई हटा नहीं है, कोई हटेगा तभी उसकी जगह दूसरा आके क्या होगा, बैठेगा। दूसरी बात ये देखो, ये कौन सी रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका मतलब ये है कि अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस द वीक न्यूक्लियोफाइल, कि एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अटैक करे और वो किसी वीक न्यूक्लियोफाइल को क्या कर जाए, रिप्लेस कर जाए। आप जरा कॉमन सेंस लगाएं कि अगर हम नॉर्मल बात करें क्लास में,
मान लो क्लास में एक बेंच में 4 स्टूडेंट्स बैठे हैं, कोई बाहर से दूसरा स्टूडेंट आता है और वो बोलता है कि मुझे इसी जगह पर बैठना है, उसकी जिद है कि मुझे यहीं बैठना है, तो वो कैसे पॉसिबल होगा? वो पॉसिबल होगा कि जो उसके ऊपर बैठने के लिए आ रहा है, उस सीट को ऑक्यूपाई करने के लिए आ रहा है, वो थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, तभी वो उन 4 में से किसी एक को क्या कर पाएगा? सब्स्टिट्यूट कर पाएगा। ये हमने नॉर्मली लैंग्वेज में इसका मीनिंग समझा है कि सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का क्या मतलब निकला? इसका मतलब है कि एक स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल एक वीक न्यूक्लियोफाइल को बेटा रिप्लेस करेगा, और ये रिएक्शन देने वाले कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है ये एल्किल हैलाइड की। देखो ये हमने C और यहाँ पे ग्रुप लगा दिया X। आपको पता है इस CX बॉन्ड का नेचर पोलर होगा। पोलर का मतलब ये है इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव आएगा और इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव आएगा। इस पर आंशिक धनावेश आएगा, इसके ऊपर आंशिक ऋणावेश आएगा विद्युत ऋणता के अंतर के कारण, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अब बेटा यहाँ पे एक स्पीशीज अटैक करने के लिए आ रही है, इट इज़ अ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल आज हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं। न्यूक्लियोफाइल ये एक स्पीशीज जो क्या, जिसको रिएजेंट बोलते हैं, ये अटैक करता है और इससे X माइनस को क्या कर देगा? सब्स्टिट्यूट कर देगा। जरा देखिए बेटा, इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स है, इस बॉन्ड में जो तो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसके न्यूक्लियस के ज़्यादा क्लोज होंगे? जिसका EN हाई होगा। तो X की EN हाई है तो न्यूक्लियस के क्लोज चले गए तो ये बॉन्ड वीक होने लगेगा। दैट्स वाई कार्बन पर पॉजिटिव आएगा और X पर बेटा नेगेटिव आएगा। तो ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन के ऊपर ऐड करेगा और यहाँ से ये X माइनस बाहर चला जाएगा। पूरी ऑर्गेनिक में सिर्फ प्लस और माइनस का खेल है। प्लस माइनस लगा दिया, ये माइनस आ रहा है अटैक करने, यानी ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। क्या है बेटा? ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल है ये, कैसा? एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है जो पॉजिटिव कार्बन पर क्या कर रहा है? अटैक कर रहा है, और इस X माइनस को बेटा क्या कर देगा? ये सब्स्टिट्यूट कर देगा। जब ये इसको सब्स्टिट्यूट कर देगा तो ये न्यूक्लियोफाइल ऐड हो गया और ये तीनों बॉन्ड इस तरीके से जुड़ रहे हैं। और ये जो X माइनस निकला है, इस X माइनस को हम कहते हैं लीविंग ग्रुप। इस X माइनस को बेटा क्या कहते हैं? लीविंग ग्रुप, और हिंदी में इसे बोलते हैं अवशिष्ट समूह। क्या कहते हैं? अवशिष्ट समूह, डिपार्चरिंग ग्रुप, जो डिपार्ट होकर चले जाएंगे। समझ में आया बेटा? तो व्हाट इज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कैन रिप्लेस अ वीक न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कैन रिप्लेस अ वीक न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल क्या है? न्यूक्लियोफाइल जब जुड़ता है तो एक स्पीशीज बाहर निकल रही है, सब्स्टिट्यूट हो रही है। ठीक है, इसमें देखिए कॉन्फ़िगरेशन भी रिवर्स हो गया। ये सब बात की बात है। अभी हमें सिर्फ इतना समझना है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होने वाला है कि जो न्यूक्लियोफाइल आ रहा है वो पहले से प्रेजेंट न्यूक्लियोफाइल को क्या कर रहा है? सब्स्टिट्यूट कर रहा है। जरा बात कर लेते हैं हम न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं। तो बेटा जो न्यूक्लियोफाइल्स है, वैसे तो हमने 11th में पढ़े हैं न्यूक्लियोफाइल्स। आज हम जो न्यूक्लियोफाइल्स पढ़ रहे हैं बेटा वो देखें। ये पूरा हम एग्जाम के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। न्यूक्लियोफाइल्स जो है वो बेटा एक तो होंगे आपके न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स। मैंने आपको बताया था न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं? जिनके पास में लॉन पेयर प्रेजेंट हो, स्पीशीज विच कंटेन लॉन पेयर प्रेजेंट हो, जिनके पास देने के लिए लॉन पेयर प्रेजेंट होंगे वो क्या होंगे? न्यूक्लियोफाइल होंगे। समझ में आ गया? या फिर हम बोल दें स्पीशीज विच कंटेन्स, स्पीशीज विच हैव या विच कंटेन लॉन पेयर। जिस स्पीशीज के पास में लॉन पेयर होगा उसे क्या कहेंगे हम? न्यूक्लियोफाइल। जैसे एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं बेटा तो देखो H2O ऑक्सीजन के पास में लॉन पेयर है। ऐसे ही हम बात करें NH3 तो नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर है। हम बात करें RNH2 नाइट्रोजन के पास में लॉन पेयर है। ये सारे के जैसे PR3 ये सारे के सारे क्या होंगे बेटा? न्यूक्लियोफाइल्स होंगे। क्या होंगे? न्यूक्लियोफाइल्स जिनके पास में लॉन पेयर प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है बेटा? लॉन पेयर्स प्रेजेंट है। क्या बोलते हैं हम इन्हें?
न्यूक्लियोफाइल्स बोलते हैं, ठीक है, नाभिक स्नेही बोलते हैं। ऐसे जिनके पास भी लॉन पेयर आ जाएंगे उन सबको आप क्या कहेंगे, न्यूक्लियोफाइल्स कहेंगे। इसके अलावा कुछ ऐसी स्पीशीज जो नेगेटिवली चार्ज हो, जिनके पास बेटा नेगेटिव चार्ज होगा उसको भी आप न्यूक्लियोफाइल ही कहेंगे। लाइक F माइनस ले लीजिए, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, ये सारे न्यूक्लियोफाइल ही है। ऐसे ही NO2 माइनस ले लो, ये भी न्यूक्लियोफाइल हुआ कि नहीं हुआ, बेटा हुआ ना न्यूक्लियोफाइल। Cn माइनस ले लें आप, Nc माइनस ले लें, ये सब न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में आएंगे जिनके पास नेगेटिव है। OH माइनस ले लो, NH माइनस का 2 ले लो, NH2 माइनस ले लो, N माइनस 3 ले लो, ऑल आर दी न्यूक्लियोफाइल्स, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया। ये सब नेगेटिवली चार्ज, जिनके ऊपर भी नेगेटिव आएगा वो क्या कहलाएंगे, न्यूक्लियोफाइल्स। यानी दीज आर लॉन पेयर डोनर, दीज आर इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज, ये इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज है जो इलेक्ट्रॉन दान कर सकती है। फिर देखें इसके अलावा और कौन से होंगे बेटा न्यूक्लियोफाइल्स। अगर इनके अलावा अगर हम बात करें तो न्यूक्लियोफाइल्स बेटा पाई बॉन्डेड भी हो सकते हैं, क्योंकि पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी ना बेटा तो क्या वो लॉन पेयर इजीली डोनेट करेंगे कि नहीं करेंगे। तो पाई डोनर स्पीशीज यानी पाई बॉन्ड वाली स्पीशीज जो होंगी कौन कौन सी, जैसे कि एल्कीन की बात कर लें, हम बेंजीन की बात कर लें, एल्काइन की बात कर लें, ये सारे के सारे पाई बॉन्डेड होंगे। इसके अलावा बेटा कुछ सिग्मा बॉन्डेड स्पीशीज भी होती है जो कि सिग्मा बॉन्ड बना रखी होती है, उसमें जो डोनर स्पीशीज है वो सिग्मा बॉन्ड से जुड़ी हुई होगी। सिग्मा बॉन्डेड में कौन सी आएगी बेटा, सिग्मा बॉन्डेड में बेटा कार्ब धात्विक यौगिक आते हैं, ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड्स। कौन से कंपाउंड्स बेटा, ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड्स किस में आते हैं, सिग्मा बॉन्डेड में। देखो कौन कौन से, जैसे बेटा मैं बात करूं RMgX, इसे बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक, सुना होगा आपने, क्या बोलते हैं इसको हम, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX। इसमें ही बात करें R2Zn, इसे बोलते हैं डाई एल्किल जिंक, ये फ्रैंकलैंड रिएजेंट होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें RLi, इसे बोलते हैं हम ऑर्गेनोलिथियम, इनका हिंदी इंग्लिश एक ही मतलब है, ऑर्गेनोलिथियम का मतलब कार्ब लिथियम। ऐसे बेटा R2CD, इसे कहते हैं डाई एल्किल कैडमियम, और ये होता है वैकर रिएजेंट। तो ये सारे के सारे कंपाउंड क्या है, कार्ब धात्विक। बेटा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड और कार्ब धात्विक यौगिकों को पहचानने का एक सिंपल सा तरीका है कि व्हेन मेटल इज डायरेक्टली बॉन्डेड विथ कार्बन और दी एल्काइल ग्रुप, बोल सकते हो आप कि जब कोई मेटल डायरेक्ट किससे जुड़ी हुई हो, एल्काइल ग्रुप से जुड़ी हुई हो, उसे क्या कहते हैं हम, उसे क्या कहते हैं बेटा, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ऐसे ही देखो ये अभी आपने 11th में पढ़ा था R2CuLi, ये भी ऑर्गेनोलिथियम, सॉरी ये भी क्या है बेटा, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, कार्ब धात्विक यौगिक है R2CuLi। इसे क्या कहते हैं बेटा, इसे कहते हैं जीलमास रिएजेंट। समझ में आ रही है। आज मैं अपने लेक्चर को बहुत ही स्लो स्पीड में रख रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए। प्रीवियस क्लास में जो मैंने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर लिया था उसमें मैंने पूरा 11th का पढ़ाया था, तो उसमें मैंने थोड़ी स्पीड तेज रखी थी क्योंकि वो सारा 11th का बेसिक था। बेसिक तो ये भी है बेटा, पर ये आपने कुछ तो पढ़ा है, जिन्होंने नहीं पढ़ा उसके लिए मैंने डिस्कस किया है ये, ठीक है। तो ये सारे के सारे बेटा न्यूक्लियोफाइल्स हैं, दीज आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, ये सारे के सारे क्या हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर स्पीशीज हैं, ठीक है। जिसमें कुछ स्पीशीज हैं जिनके पास लॉन पेयर्स हैं, कुछ नेगेटिवली चार्ज हमने लिखे हैं, कुछ पाई बॉन्डेड लिखे हैं हमने, इसके अलावा कुछ सिग्मा बॉन्डेड स्पीशीज लिखी है। सिग्मा बॉन्डेड स्पीशीज में ऑलवेज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स आएंगे, मीन्स कार्ब धात्विक यौगिक, जिसका मतलब ये है कि जो धातु है, जो मेटल आपको दिख रही है, वो मेटल डायरेक्टली एल्काइल ग्रुप यानी कार्बन से क्या होनी चाहिए, जुड़ी हुई होनी चाहिए। मेरी बात क्लियर है बच्चों।
आगे बढ़ते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपने वीडियो को पॉज करके। हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमारे लिए न्यूक्लियोफाइल जो है उसका कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर होना जरूरी है। देखो ऑर्गेनिक में आपको 50-60 बहुत रिएक्शन मिलेगी, और आपको मैंने पहले भी कहा है बेटा, रिएक्शन कोई भी नहीं रटनी, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट हमें पता लगने चाहिए। तो जब हमें न्यूक्लियोफाइल पहचान में आ जाएगा, हमें रिएक्शन देखनी आ जाएगी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा कि नहीं होगा। बच्चों इधर देखो जरा, देखो सी को मैंने X से बॉन्ड किया है, फिर मैंने सी को ऑक्सीजन से बॉन्ड किया है, और फिर मैंने सी को N से बॉन्ड किया है। ज़रा मुझे आप बताएं, क्या इनमें सी तो कॉमन दिख रहा है? ये X मान लो हेलोजन्स है, Cl-Bri, FCl-Bri, ये ऑक्सीजन, और बेटा ये क्या है? नाइट्रोजन है। क्या यहाँ पे En का डिफरेंस आएगा? बोलो आएगा कि नहीं आएगा? बस बिल्कुल पीरियोडिक टेबल को फॉलो कर रहा है हमें। दैट्स वाई उसकी वजह से क्या होने वाला है, कार्बन पे तो आंशिक धनावेश यानी पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, और हेलोजन पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी प्लस, O पे नेगेटिव, C पे प्लस और N पे नेगेटिव, यानी इन सब में कोई न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा और इनको क्या कर सकता है, वो सब्स्टिट्यूट कर सकता है। मतलब ये सब NSR रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? कार्बन पे पॉजिटिव कब आएगा? जब उसके साथ एक ऐसा एटम कंबाइन हो हुज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द कार्बन। मतलब क्या है? जिसकी विद्युत ऋणता कार्बन से क्या होगी, ज्यादा होगी। तो आज में जो मैंने न्यूक्लियोफाइल्स बताए, मेरे हिसाब से वो क्लियर होंगे। देखो आप एक बात और सुने, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करते हैं, उसे हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। अब यहाँ ध्यान दें कि यहीं पे एक वर्ड आएगा न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी, जिसको हम बेटा हिंदी में क्या कहते हैं, नाभिक स्नेहिता। ये क्या है? न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है? ये न्यूक्लियोफिलिसिटी ये है कि जो स्पीशीज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रही है वो कितना जल्दी, कितना रैपिडली, कितना फास्टली इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर पा रही है, ये उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कहलाएगी, नाभिक स्नेहिता कहलाएगी। क्या है इसका मीनिंग? इंग्लिश में एक बार रिपीट कर रही हूँ, फिर आपको यही लैंग्वेज में हिंदी में बता दूंगी कि न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है। इट इज़ द टेंडेंसी टू डोनेट इट्स लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन टू द इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट कार्बन। मतलब न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब ये है कि एक स्पीशीज जो अपने लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स किसको डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट, यानी कि जो कार्बन है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, उसको कोई आके अगर अपने लॉन पेयर डोनेट कर रहा है तो उसे आप क्या कहेंगे, न्यूक्लियोफिलिसिटी। जैसे ये कार्बन पे प्लस है और इस पे अटैक करने के लिए ये आ रहा है, तो हाउ readily it can able to attack on the positive charge, कि ये कितना रेडिली इस कार्बन के पॉजिटिव पर अटैक कर सकता है। मतलब ये बेटा कि जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो काइनेटिक कंट्रोल वैल्यू है, ये काइनेटिक कंट्रोल है। काइनेटिक कंट्रोल का मतलब ये रिएक्टिविटी को मेजर करता है, नॉट दी स्टेबिलिटी। ये इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि प्रोडक्ट स्टेबल बनेगा कि नहीं बनेगा, ये इस बात पे डिपेंड करती है न्यूक्लियोफिलिसिटी कि हाउ रेडिली न्यूक्लियोफाइल कैन एबल टू अटैक इट, यानी कि पॉजिटिव कार्बन पे अटैक करने के लिए न्यूक्लियोफाइल कितना रिएक्टिव है। या फिर सीधी सी लैंग्वेज में बोल दें कि जो न्यूक्लियोफाइल जो कि पॉजिटिव कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है वो कितना फास्टली, कितना रैपिडली, कितनी ज़्यादा रेट से लॉन पेयर को क्या कर दे, डोनेट कर दे।
उसे ही बेटा हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिसिटी कहते हैं। मेरे हिसाब से आपको मतलब समझ में आ गया होगा। इट इज़ अ काइनेटिक कंट्रोल। काइनेटिक कंट्रोल से मीनिंग ये होता है कि वो रेट्स को डिटरमाइन करता है। ये आप केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें भी आएगा। काइनेटिक का मतलब क्या है, मैंने आपको बता दिया है कि ये रिएक्टिविटी है कि किस रेट से न्यूक्लियोफाइल इस पॉजिटिव कार्बन पर अटैक कर रहा है। वापस से रिपीट कर रही हूँ बेटा, इट इज़ द टेंडेंसी टू डोनेट इट्स लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन टू द पॉजिटिवली चार्ज कार्बन और द इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट कार्बन। हिंदी में बोलें तो कि एक ऐसी स्पीशीज जो अपने लॉन पेयर कितनी तेजी से, कितनी जल्दी से किसको डोनेट कर पाए, पॉजिटिव चार्ज ऑफ द कार्बन। ठीक है, समझ में आया। इसी हम क्या कहते हैं बेटा, न्यूक्लियोफिलिसिटी। जैसे सपोज करो हमारे पास में ये 3 न्यूक्लियोफाइल है, एक मैंने लिखा SH-, एक मैंने लिखा SH- ले लिया, ऐसे ही हमने एक ले लिया CH3COO-। इनमें हमें चेक करना है कि किसकी, जैसे मान लो मैंने बोला इसकी रेट R1 है और इसकी रेट R2 है और ये R1 रेट से ज़्यादा रिएक्ट करता है, तो किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा हो जाएगी, SH- की। मतलब जो रेडिली अटैक कर दे पॉजिटिव कार्बन पे उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी। ये टेंडेंसी है पॉजिटिव चार्ज पर अटैक करने की। देखो मैं इस बात को 10 बार इसलिए रिपीट करूं कि आगे हमें किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम आगे क्रिएट ना हो, क्योंकि आगे का जो भी कॉन्सेप्ट चलने वाला है ना बेटा, वो सारे का सारा किस पर चलेगा, इसी न्यूक्लियोफिलिसिटी पर चलेगा। समझ में आ रहा है, आप खुद प्रोडक्ट डिसाइड कर पाएंगे। क्लियर है मेरी बात। अब देखो आगे हम न्यूक्लियोफिलिसिटी और थोड़ा बेसिसिटी में कंपैरिजन कर लेते हैं, क्योंकि कई बार आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी में भी डिफरेंस क्रिएट करना आना चाहिए। तो एक बार तो मैं आपको पहले बता दूं, न्यूक्लियोफिलिसिटी जिसको हिंदी में क्या बताया मैंने, नाभिक स्नेहिता, और बेसिसिटी जिसे हम क्षारकता कहते हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। देखें बहुत ही ध्यान से और बारीकी से इस चीज़ को समझें आप बेटा। न्यूक्लियोफिलिसिटी और जो बेसिसिटी है, बोथ आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर स्पीशीज। ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करती है, डोनेट कर रही है। बोथ आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर स्पीशीज, मतलब दोनों ही इलेक्ट्रॉन दाता स्पीशीज है, दोनों ही इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या करती है बेटा, दान करती है। समझ में आ रही है बच्चों। ठीक है, फिर क्या डिफरेंस, कोई तो डिफरेंस होगा। तो जरा इधर देखें, जैसे इस C के ऊपर क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। अब इस पर कोई अटैक कर रहा है तो न्यूक्लियोफाइल ने, या ये जो भी स्पीशीज, अभी चलो न्यूक्लियोफाइल मत बोलो, ये कोई स्पीशीज है जो लॉन पेयर डोनेट कर रही है, तो ये डोनेट किसको कर रही है, कार्बन प्लस को कर रही है, इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट कार्बन को कर रही है। जिसके पास बेटा इलेक्ट्रॉन की कमी है, क्या ये उसी को ही अपने लॉन पेयर डोनेट कर रहा है। इसका मतलब इट इज़ अ न्यूक्लियोफिलिसिटी। मतलब ये फिक्स हो गया है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी में जो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पॉजिटिव चार्ज ऑफ द कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को दिए जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट कार्बन को दिए जाएंगे। आ रही है बात समझ में। और बेसिसिटी का मतलब क्या है, बेसिसिटी का मतलब देखो, जैसे अपने पास ये कोई भी कंपाउंड ले लिया हमने, ठीक है। अब बेसिसिटी में जैसे मैंने बी लॉन पेयर लगा दिया, बेसिसिटी में बी पे क्या लगा दिया मैंने, लॉन पेयर लगा दिया और ये नेगेटिव चार्ज। बेसिसिटी का मतलब ये है कि ये H प्लस को क्या कर लेता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। कि अब किस तरह कर लेता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा H प्लस को। तो बेसिसिटी का मीनिंग है कि व्हेन लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट्स टू दी प्रोटॉन, जब प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किए जाएंगे, दैट इसको आप बोलेंगे बेसिसिटी। मेरे हिसाब से आपको मीनिंग क्लियर हो गया होगा कि बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी में जो बेसिक डिफरेंस है वो यही है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी में यानी कि नाभिक स्नेहिता में जो लॉन पेयर दिए जाएंगे वो इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट कार्बन को दिए जाएंगे, और बेसिसिटी में ये H प्लस को, प्रोटॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। समझ में आ गई बात। ये तो था दोनों में डिफरेंस। अब आपको आगे इसके बारे में भी बताया जाएगा कि कब आपने जो स्पीशीज ली है वो न्यूक्लियोफाइल बन सकता है, और जो आपने लॉन पेयर डोनर स्पीशीज ली है वो कब बेस बन सकता है। जरा ध्यान दे इधर देखो, न्यूक्लियोफिलिसिटी तो क्या है कि कितना फास्टली या कितना तेजीली ये रिएक्ट कर रहा है।
अगर आपने न्यूक्लियोफाइल थोड़ा बड़ा ले लिया, स्टेरिक हिंड्रेंस जिसको आप कहते हैं, हिंदी में बोले तो त्रिविम बाधा, और भी अच्छे से बोले तो भीड़ भाड़ वाला एरिया, अगर यहाँ भीड़ भाड़ ज़्यादा होगी ना तो ये इसके ऊपर अटैक करके लिविंग ग्रुप को बाहर नहीं निकाल पाएगा। जैसे यहाँ पे कोई लिविंग ग्रुप लगा दो आप, ठीक है, ये लिविंग ग्रुप बाहर जा रहा है, और जब ये रिएक्शन हो रही है ना बेटा, तो क्या होगा, ये नाभिक से ही जुड़ जाएगा इस कार्बन पर, ये लिविंग ग्रुप क्या हो गया बाहर। ये मैंने नॉर्मली रिएक्शन लिख के आपको बताई है। लिविंग ग्रुप जो डिपार्चरिंग ग्रुप होता है, इसको भी मैं बाद में डिस्कस कर लूँगी। तो बेटा एक बार देखें, अगर ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक कर रहा है, ये इजीली हट जाएगा। अगर यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है तो ये न्यूक्लियोफाइल जो है वो अपने लॉन पे डोनेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि इट इज़ द रिएक्टिविटी कि हाउ रेडिली अ न्यूक्लियोफाइल कैन एबल टू अटैक ऑन पॉजिटिव चार्ज ऑफ द कार्बन, कि कितना रेडिली ये, अगर ये भारी है, आप बताएं भारी आदमी ज़्यादा फिर सकेगा, घूम फिर सकेगा नहीं, तो फिर उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाएगी। जबकि बेसिसिटी जो है वो किस पर डिपेंड करती है, उस पर स्टेरिक हिंड्रेंस का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा हो गई तो H+ तो क्या होगा, छोटा सा होगा, तो वो उसको अपनी ओर क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। जरा ध्यान दें, इन दोनों में ही हम एक बार और डिफरेंस क्रिएट करते हैं। देखो जैसे बेटा अपने पास ये सिंपल सी रिएक्शन है, आप रिएक्शन को देखकर बिल्कुल मत घबराना, मेरा पर्पस केवल और केवल न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी में डिफरेंस करना है। जैसे मैंने ये रिएक्शन लिखी है, इस रिएक्शन में आप जरा देखें, अगर आपने ये एक न्यूक्लियोफाइल लिया, आपको ये न्यूक्लियोफाइल दिख रहा है बिकॉज इट इज़ अ नेगेटिवली चार्ज, ये नेगेटिवली चार्ज है। और इसी रिएक्शन में देखो CH3, थोड़ा सा अच्छे से लिख ले, CH3 तो 2 लगा रखे हमने, एक H लगा रखा है, एक B है, और ये हमने न्यूक्लियोफाइल ले लिया। अब आप देखेंगे कि दोनों में ये तो सेम है, सबस्ट्रेट बोलते हैं इसको, ये रिएजेंट होते हैं, जो आक्रमण करने वाले हैं वो रिएजेंट है, और जिस पे आक्रमण हो रहा है वो सबस्ट्रेट है, और जब दोनों मिल जाएंगे देन वी गेट प्रोडक्ट, हमको प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, देखो बेटा इसमें ये थोड़ा और इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है। स्टेरिक हिंड्रेंस को हिंदी में क्या कहते हैं हम, त्रिविम बाधा, और बोले तो भीड़ भाड़। यहाँ भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है, अगर भीड़ भाड़ ज़्यादा है तो ये जाके इस पे अटैक नहीं कर पाएगा, इतनी रेडिली अटैक नहीं कर पाएगा, इसकी रिएक्टिविटी थोड़ी कम होगी। हमने यही बोला था कि न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब है हाउ रेडिली अ न्यूक्लियोफाइल एबल टू अटैक ऑन पॉजिटिव चार्ज ऑफ कार्बन। मतलब क्या है कि पॉजिटिव चार्ज ऑफ द कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल कितना इजीली अटैक करेगा। तो ये वाला तो देखो यहाँ पे इजीली अटैक करके इसको क्या कर देगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, जबकि ये यहाँ पे नहीं जा सकता क्योंकि ये हैवी बन गया। इस कंडीशन में जब ये हैवी बन जाएगा, ये भारी बन जाएगा, इसके आगे भीड़ भाड़ ज़्यादा हो जाएगी, तो बेटा ये H+ को अपनी ओर क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, और यहाँ से क्या होगा, ये H+ बाहर जाएगा, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन किसके पास चल गए, कार्बन के पास, ये बॉन्ड कार्बन कम बना दिया, देखो यहाँ से ये H+ को क्या कर लेगा, खींच लेगा। कौन खींच लेगा, O-। समझ में आ गया। देखो O- ने क्या कर लिया, वापस से देख लीजिए, ये वाला रिएजेंट बिल्कुल सेम है, H+ ने इसको क्या कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया। पहली बात ध्यान रखें, कभी भी नेगेटिव से आप पॉजिटिव पे जब अटैक करेंगे तो नेगेटिव पॉजिटिव पे अटैक करता है, ना कि पॉजिटिव नेगेटिव पे आता है। जैसे हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है ना, ठीक उसी तरीके से हाई पोटेंशियल का होता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, तो ये H+ को अपनी ओर खींचेगा। तो कुल मिलाकर बात यही है कि दोनों में स्टेरिक हिंड्रेंस देख रही है, त्रिविम बाधा, जहाँ भीड़ भाड़ ज़्यादा होगी तो वो कम घूम फिर सकेगा, कम चल फिर सकेगा, इससे वो क्या नहीं करेगा, न्यूक्लियोफाइल की जैसे काम नहीं कर पाएगा। समझ में आ गया। अब आगे हम देखते हैं, तो हमने क्या सीखा कि न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी में डिफरेंस बात यही है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी में जो नाभिक्स नहीं है वो पॉजिटिव चार्ज ऑफ कार्बन पर अटैक करता है, जबकि बेसिसिटी के अंदर क्या होता है, बेसिसिटी के अंदर जो लॉन पेयर है वो H+ को ही डोनेट किए जाते हैं। एक स्टेरिक हिंड्रेंस का आपको ध्यान में रखना है, अगर किसी भी लॉन पेयर डोनर स्पीशीज में स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाए
तो स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ने पर यानी भीड़ भाड़ बढ़ने पर उसका न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर तो कम और उसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि जब वो बड़ा ग्रुप होगा, बल्कि होगा, भारी होगा, तो वो खुद जाके अटैक नहीं करेगा, वो बैठा बैठा ही H+ को अपनी ओर क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। तो इससे कंक्लूजन क्या निकला, इससे निष्कर्ष ये निकला कि जो बेसिसिटी है उस पर स्टेरिक हिंड्रेंस का कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टेरिक हिंड्रेंस का इस पर कोई फर्क नहीं होता। It is not affected by the steric hindrance, but nucleophilicity is affected by steric hindrance। यहाँ खुद जाके अटैक कर रहा है और वहाँ खींच रहा है H+ को अपनी तरफ, ये बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। मैं आपको पूरा ढंग से क्लियर करूंगी कि न्यूक्लियोफिलिसिटी किस टाइप से चेंज होती है, किस टाइप से हमको ये डिसाइड करना पड़ेगा विच वन इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एंड विच वन इज अ वीक न्यूक्लियोफाइल। ठीक है बच्चों, समझ गए? ओके।